हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी स्टडी। आज हमने जियोग्राफी की बुक स्टार्ट की थी जिसका नाम था पृथ्वी और हमारा आवास। उसका चैप्टर नंबर 3 है पृथ्वी की गतियाँ। हम वो पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी की गतियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो वह 2 प्रकार की होती है। पहली होती है घूर्णन। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूर्णन करती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरह से घूर्णन करती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर यह घूर्णन करती है, तो इसको घूर्णन गति बोलते हैं। और जो दूसरी गति होती है जिसको परिक्रमण बोलते हैं, पृथ्वी परिक्रमण गति, उस गति को कहा जाता है जब पृथ्वी, जैसे कि यहाँ पे ये सूर्य है, तो सूर्य के जब एक वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी आसपास चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण कहा जाता है। यहाँ पे और यहाँ पे इस प्रकार इसकी स्थिति को हम जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। पहली होती है घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और घूर्णन को परिभ्रमण भी कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष अब एक काल्पनिक रेखा है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो ऐसे पृथ्वी है ग्लोब पर दी हुई है, तो उसके बीच में एक सुई है जो यहाँ से यहाँ तक दी हुई है, और ये उसका कक्ष है। जो ये सुई है यह 66.5, यह अपने जो अक्ष है उसका 23.5 डिग्री हमें बताती है कि यह जो हमारी पृथ्वी है वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन जो पृथ्वी का यहाँ पे इसके समतल से जो कोण बनता है वह 66.5 डिग्री का बनता है, और इसे कक्षीय समतल कहा जाता है। अब पढ़ेंगे, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय तल से 66 का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए कम समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त हो पाती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग होता है उसमें अंधेरा होता है, यानी वह सूर्य से दूर होता है, वहाँ पे रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है उसको प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। जो हमारी घूर्णन गति होती है उसको पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है, जबकि जो परिक्रमण गति होती है उसको पृथ्वी की वार्षिक गति कहा जाता है। क्योंकि जो दैनिक गति है उसके द्वारा हमारे दिन व रात बनते हैं, और जो परिक्रमण गति होती है इससे हमारे जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है यह पूरे वर्ष का होता है, इसलिए इसको वार्षिक कहा जाता है। यह दिन और रात बनाती है, एक दिन के समय को बताती है, तो इसे दैनिक गति कहा जाता है। यहाँ पे इन दोनों डायग्राम्स को हम देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब। यहाँ पे ये तो 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वह पूर्ण रूप से सीधी नहीं है, वह थोड़ी अपने अक्ष से झुकी हुई है। तो इस झुकाव को यह कितनी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और यहाँ से ये इसका कक्ष है, और कक्ष से यह क्या करती है, यहाँ पे एक कोण बनाती है 66.5 डिग्री का, जिसे पृथ्वी का कक्षीय कोण कहा जाता है। ठीक है। और इस पे यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वह इतनी झुकी हुई है, बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि इस तरफ ऐसे झुकी हुई है। तो इस तरफ पढ़ते हैं हम इसको। लेकिन जो हमारा प्रदीप्ति वृत्त होता है वह इस ग्लोब के बीच में होता है, बिल्कुल ऐसे, जबकि हमारी पृथ्वी का अक्ष ऐसे है। तो इस प्रकार यह इसको छूती नहीं है। तो घूर्णन के कारण ही यह संभव होता है। तो घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन व रात बनते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें कि ऐसे दिया हुआ है कि कभी तो सत्य और असत्य पूछा जाता है, या फिर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से कौन कौन से सही हैं कौन कौन से गलत हैं, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए हुए होते हैं।
अगर पृथ्वी का घूर्णन नहीं होगा तो क्या होगा? तो ऐसा माना जाता है कि अगर पृथ्वी घूमेगी नहीं तो जो पृथ्वी का इस साइड वाला हिस्सा है, इस पर जैसे मान लो यहाँ पे सूर्य है, तो यहाँ पे सूर्य है वो सीधा चमकता रहेगा पूरे वर्ष भर या सालों तक, तो इस क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। लेकिन जो इस वाला क्षेत्र है यहाँ पर पूरा अंधेरा ही होगा, यहाँ पे सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, तो यहाँ पे जो ये वाला भाग है यहाँ पर पूरा साल वो ठंडे ही रहेंगे। इस प्रकार जो घूर्णन गति है वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ती रहेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा ही रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं होता है। तभी तो हम बोलते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह एक अनोखा या अद्भुत ग्रह है, क्योंकि इस पृथ्वी पर ही यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर केवल जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों क्षेत्र होते हैं, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, वो तीनों मिलकर एक जैव मंडल का निर्माण करते हैं और इस जैव मंडल में ही हमारा जीवन संभव हो पाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में ऐसे घूमती है, यहाँ पे सूर्य होगा, जब पृथ्वी इसके चारों ओर कक्षीय में घूमती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष लगभग 365, तो 365 और 6 घंटे माना जाता है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इन 6 घंटों को छोड़ देते हैं, तो इन 365 दिन को गिनते हैं। जैसे ही 4 साल पूरे हो जाते हैं तो इन 6 घंटों का क्या बन जाता है, 24 घंटे बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो 24 घंटे है वो एक दिन और बन गया। तो इस प्रकार हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है जिसमें कि 366 दिन होते हैं। तो यह एक दिन है जो फरवरी माह में जोड़ देता है, जब फरवरी 29 दिन की हो जाती है। पृथ्वी काल एक वर्ष लगभग 165 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को छोड़ देते हैं। क्या आप जानते हैं जो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री जो कि आर्यभट्ट थे, उन्होंने आजकल के वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग कर करके ये बताए हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह घूर्णन करती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। लेकिन उस समय कोई भी साधन नहीं होते थे, लेकिन फिर भी आर्यभट्ट ने यह बता दिया था कि जो हमारी पृथ्वी है वह गोल है, वह अपने अक्ष पर घूर्णन भी करती है। यह जो हमारा डायग्राम है यह मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डायग्राम है। इससे क्वेश्चन 100% ही पूछा जाता है, चाहे वो रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। तो ये पूरा आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये ऐसे याद नहीं होता है तो मैं आपको थोड़ा सा जो इजी लैंग्वेज में इसको बता देती हूँ कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो। तो इसमें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, शीत ऋतु। यहाँ पे दिया हुआ है दक्षिण अयनांत और 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। पृथ्वी है, पृथ्वी में जो यहाँ है, यहाँ पे ये है कर्क रेखा, यहाँ पे बीच में है विषुवत रेखा और जो यहाँ पे है वो है मकर रेखा। तो इसमें क्या होगा कि जो 22 दिसंबर है, ये हमें पता है कि जो हम कहाँ पे निवास करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में निवास। यहाँ पे क्या होगा, ये दक्षिण अयनांत कहा जाता है। जो हमारा 22 दिसंबर होता है उसमें यहाँ पे हमारे क्या होती है, शीत ऋतु ही होती है। आप ऐसे याद रखोगे। उसके बाद हम शीत ऋतु से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारा 22 दिसंबर कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम 21 मार्च की ओर बढ़ते हैं। जो भी सर्दियां जानने का समय होता है 21 मार्च, तो सर्दियां जानने का समय होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शरद ऋतु कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, बसंत ऋतु का आगमन होता है। उत्तरी जो गोलार्ध होता है उसमें 21 मार्च होता है, तो 21 मार्च में हमारे क्या होते हैं कि शरद ऋतु जानने वाली होती है और बसंत ऋतु का आगमन बाद में स्टार्ट होने लग जाता है। तो इस प्रकार इसको जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे तो शरद ऋतु होगी अब धीरे धीरे, और जो हमारे यहाँ पे क्या होगी, बसंत ऋतु होगी। तो यह कब होगा, 21 मार्च को होगा। उसके बाद है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिण में शीत ऋतु। जब सूर्य सीधा हमारी कर्क रेखा के ऊपर चमकेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा साइड है 21 जून, जैसे कि हम यह मान के चलते हैं हमारे 21 जून में क्या होती है, गर्मी होती है। तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी होगी, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें क्या होगी, शीत ऋतु होगी।
और यह उत्तर अयनांत कहा जाता है। जब जहाँ पे सूर्य पड़ेगा उसको उसी अयनांत का नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे कर्क रेखा पे पड़ेगा तो इसको उत्तर अयनांत, क्योंकि कर्क रेखा उत्तर में स्थित है। और यहाँ पे मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा तो इसको दक्षिण अयनांत कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण अयनांत में ही मकर रेखा स्थित है। इस प्रकार हमारा जो आगे का है वह है विषु। यहाँ पे है बसंत विषु और यहाँ पे है शरद विषु। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि बसंत ऋतु, यहाँ पे ये है उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पे है ये दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सूर्य चमकेगा तो यहाँ पे जो सूर्य पे बसंत ऋतु जानने का समय होता है 23 सितंबर को। तो इस प्रकार हम शरद और बसंत ऋतु को ऐसे देखेंगे कि 21 मार्च को अगर हम हमारे यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे ये दक्षिणी ध्रुव है तो सूर्य कहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पर पड़ रहा है, उत्तरी ध्रुव पर नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे क्या होगी, बसंत ऋतु होगी, यहाँ पे शरद ऋतु होगी। आप ये और चीज़ एक देखोगे कि जो सूर्य है वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा तो वहीं पे क्या होगा, वह वहाँ पे सर्दी होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक जो हमारी 3 जनवरी है, हम ये मानते हैं कि 3 जनवरी को बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हमारे यहाँ पे सूर्य तो हमें दिखाई ही नहीं देता। लेकिन क्या होता है कि जो 3 जनवरी होती है उस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक माना जाता है। तो इस प्रकार 3 जनवरी तो बहुत ठंड होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक माना जाता है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए जो 6 घंटे हैं उनको 4 वर्षों में 24 घंटे हो जाते हैं, जिससे जो फरवरी का महीना है वो 29 दिन का हो जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है जो पृथ्वी है हमारी, वो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। पृथ्वी है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन कब होता है, सूर्य के चारों ओर। मैंने आपको बता दिया कि ऋतु में परिवर्तन कब होगा, जब परिक्रमण गति होगी। और परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहा जाता है। वार्षिक गति जो हमारी ऋतु होती है वो वार्षिक होती है, इसलिए ऋतु में परिवर्तन किसके कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमण किसको बोलते हैं, जब सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाती है, इसको परिक्रमण कहा जाता है। तो इसमें यही दिया हुआ है कि ऋतुओं में परिवर्तन है वह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। और हमारा जो दिन व रात किसके कारण होता है, वह घूर्णन गति के कारण होता है, क्योंकि उसको दैनिक गति कहा जाता है। अब जो हमने ऊपर डायग्राम पढ़ा था, अब उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 21 जून है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जिसमें हम रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, उसमें सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। 21 जून में क्या होती है, गर्मी होती है। सूर्य की सीधी किरणें वो कर्क रेखा पर पड़ती है। कर्क रेखा हमारे भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा होती है, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन व रात रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। मैंने आपको ये बोल दिया कि जहाँ पे सूर्य चमकेगा, जैसे कि कर्क रेखा पे चमकेगा, तो कर्क रेखा कहाँ पे है, तो उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पे इसको नाम भी क्या दिया जाएगा, उत्तरी अयनांत दिया जाएगा। और वहाँ पे 6 महीने की जो उत्तरी गोलार्ध होते हैं उसके जो ऊपर होते हैं उत्तरी ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पे क्या होती है, 6 महीने की जो रात होती है और 6 महीने के ही दिन होता है। और जो हमारा विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा के ऊपर दिन व रात की स्थिति लगभग समान होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य है वो लगभग सीधा ही चमकता रहता है। सूर्य की स्थिति सिर्फ 2 चीजों के बीच में ही रहती है। जैसे ये हमारी एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई, इसके अंदर जो ये ऊपर वाली रेखा है ये क्या है, ये कर्क रेखा है। उसके बाद यहाँ पे विषुवत रेखा होती है और उसके बाद यहाँ पे है मकर रेखा। लेकिन जो हमारी सूर्य, ये सूर्य है, तो ये सूर्य क्या करेगा, ये या तो कर्क रेखा तक जाएगा, कर्क रेखा से मकर रेखा तक, सिर्फ इन तीनों के बीच में ही चक्कर लगाता रहता है। अब हमारा नेक्स्ट है 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य के चारों ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। अब किस पे पड़ेगी, मकर रेखा पर पड़ेगी सूर्य की सीधी किरणें, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो क्या होगा, 22 दिसंबर को सर्दी होगी और जो मकर रेखा है उस पर क्या होगी, गर्मी होगी।
मकर रेखा पर गर्मी होगी तो वहां पे दिन सबसे बड़ा होगा और रात छोटी होगी, तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयानांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? हम क्या करते हैं, 22 दिसंबर को हमारे यहाँ पे जब क्रिसमस डे मनाते हैं तो यहाँ पे क्या होगी, सर्दी होती है, सर्दियों में मनाते हैं। लेकिन जो 22 दिसंबर है उसमें मकर रेखा यानी जो ऑस्ट्रेलिया होता है उसमें जो क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है तो वहाँ पे क्या होती है, गर्मी होती है। वहाँ पे गर्मी में वो पर्व मनाया जाता है और हमारे यहाँ पे वो सर्दी में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी, जो विषुवत वृत्त पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है इसके वजह से दिन व रात की अवधि बिल्कुल बराबर होती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन व रात दोनों बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को हमारे यहाँ पे क्या होती है, सर्दियाँ आने का समय होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पे शरद ऋतु होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। और 21 मार्च है वहाँ पे हमारे क्या होगी, गर्मियाँ आने का समय होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, बसंत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन व रात और ऋतु में परिवर्तन होते हैं। यह क्वेश्चन उनमें पूछा जाता है जब आपके ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, आपको ये बताना होता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो उनमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि घूर्णन के कारण क्या क्या परिवर्तन होते हैं और परिक्रमण के कारण कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। अब इसके कुछ अभ्यास के क्वेश्चंस हैं, हम अब वो करेंगे। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है, तो यह 23.5 झुकी हुई है और जो 66.5 है वह तो इसके कक्षीय समतल, जो समतल है यहाँ से इसका कक्षीय कोण है वो कहलाता है। अब है घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। जो घूर्णन होती है वह अपने स्थान पर ही पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना कहलाता है और जबकि परिक्रमण है वह सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूर्णन चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण कहा जाता है। अब आगे है लीप वर्ष। लीप वर्ष हमारी जो पृथ्वी है वह क्या करती है, 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन 6 घंटों को हम वैसे छोड़ देते हैं, लेकिन इन 6 घंटों को जो ये 4 साल के बाद 24 घंटे बन जाते हैं और 24 घंटों को बाद में एक दिन बन जाता है, जिससे कि हम ये दिन को फरवरी में जोड़ देते हैं, जिससे कि उस साल में जिसमें यह जोड़ते हैं हम एक दिन एक्स्ट्रा, तो उस साल को हम लीप वर्ष कह देते हैं। उत्तर व दक्षिण अयनांतों में क्या अंतर होते हैं? जो उत्तरी अयनांत है वो स्थिति कब होती है हमारी, तो वह होती है 21 जून को और जो दक्षिणी अयनांत है इसकी स्थिति होती है 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर के दिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, सर्दी होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, सर्दी, और जो नीचे वाली होगी जो दक्षिणी गोलार्ध होगा, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, तो ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। और यहाँ पे जो 21 जून है हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें क्या होती है, शरद ऋतु पाई जाती है। अब है विषुव क्या है। जब 21 मार्च और 23 सितंबर को जो हमारा सूर्य है वह विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, जिसके कारण विषुवत रेखा पर दिन व रात की अवधि दोनों की बराबर होती है, तो इसको विषुव कहा जाता है। उसके बाद है दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर व दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों? जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे स्थलीय ज़्यादा है क्षेत्र, और जो यहाँ पे नीचे दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे जलीय क्षेत्र ज़्यादा होता है, इसलिए जो यहाँ पे ऋतु में परिवर्तन संभवतः पाया ही जाता है। जो स्थलीय होता है वहाँ पे जो हवाएं हैं उनका आवागमन जितना सरल हो जाता है और यहाँ पे जलीय की वजह से यहाँ पे भूकंप और जो सुनामी के खतरा ज़्यादा रहता है, और जो यहाँ पे जो हवाएं हैं वो अवरोध पैदा नहीं करती है इतनी, इसलिए यहाँ पे जो दक्षिण और उत्तरी अयनांत है वह ज़्यादा भयंकर माना जाता है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा तूफानों का खतरा बना रहता है। और यहाँ पे स्थलीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे जो हमारा जो ऋतु हैं वह इतना परिवर्तन उनमें नहीं हो पाता है।
तो इसलिए जो दक्षिण के जितने भी क्षेत्र होंगे वो ज़्यादा जलीय के कारण प्रभावित होते हैं, और जो उत्तर के ज़्यादा भी होते हैं वो ज़्यादा स्थल होने के कारण कम प्रभावित हो पाते हैं। अब है ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन व 6 महीने की रात होती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि कर्क रेखा होगी, ये विषुवत रेखा होगी, ये मकर रेखा होगी। तो यहाँ पे जो ये हमारे उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे जो सूर्य है वह नहीं चमकता, वह सिर्फ क्या करता है, यहाँ पे कर्क रेखा की तरफ जाता है और यहाँ पे मकर रेखा तक जाता है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे तो मौसम है वो अच्छा बना रहता है, शरद और बसंत ऋतु दोनों आती रहती है, लेकिन यहाँ पे वह सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा क्षेत्र है ये बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए जो यहाँ का जितना भी क्षेत्र है आता है, पृथ्वी का दूसरा हिस्सा वो सूर्य के सामने नहीं आ पाता है, ये हिस्सा ऊपर वाला दोनों तरफ का। तो इसलिए यहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो जाती है। अब है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो विषुवत वृत्त पर पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, क्योंकि हमारे भारत में तो इसको सर्दियों में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन जो कि एक वार्षिक गति है, तो परिक्रमण के कारण का होता है। नेक्स्ट है खालिस्तान भरें। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 366 हो जाती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या करते हैं? दैनिक गति को क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर खालिस्तान को एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है, इसको कक्षा कहा जाता है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? तो 21 जून को किसकी पड़ती है? यह कर्क रेखा पर पड़ती है। खालिस्तान ऋतु में दिन छोटे होते हैं। कौन सी ऋतु में दिन छोटे होते हैं? तो शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जितने भी हमने वो पृथ्वी की परिक्रमण की गतियां और जो ऋतुओं में क्या क्या परिवर्तन हुए थे उनके जो तिथियां थी उन सभी के बारे में मेरे को बताओ। जैसे कि आप बताओगे 21 मार्च को क्या था, 22 दिसंबर को क्या था, 21 जून को क्या हुआ था और 23 सितंबर को क्या होगा। इन सभी के बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।